सामने थे दोनों, इतने करीब कि एक कदम बढ़ाते ही फासला मिट सकते थे। मगर अजीब बात ये थी, नज़रों ने रास्ता बदला और किस्मत ने पहचान छुपा ली। वो एक ही हवा में सांस ले रहे थे, एक ही पल में जी रहे थे, फिर भी एक दूसरे के लिए आज भी सिर्फ अनजान थे। कभी कभी जिंदगी का सबसे गहरा खेल यही होता है, मुलाकात तो करवा देती है पर पहचान होने नहीं देती। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इश्क वर्षे और आप सुन रहे हैं मोहब्बत हद से ज़्यादा। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। पार्ट 9। वो लड़की जो है बेड पर बैठी हुई थी और बहुत घबराई हुई थी, बहुत घबराई हुई थी। विशाखा और ईवा उसको बस देख रहे थे। विशाखा विशाखा ईवा को देखती है और कहती है, क्या है यार, ये लड़की क्यों इतना घबरा रही है? यहाँ पे तो कोई है भी नहीं हमारे वाला। ईवा कहती है, चुप रहो ना, डरी हुई है क्या तुम भी? वो जाती है और जाकर उस लड़की के बगल में बैठ जाती है और कहती है, देखिए घबराइए मत, हमने आपको बचा कर यहाँ पे लेकर आया, ठीक है? और ये बताइए, बच्चा कहाँ है बच्चा? वो लड़की अपने पेट पे हाथ रखती है और कहती है, मेरा बच्चा। वो समझ जाती है और कहती है, लेकिन ये कैसे हो सकता है? हमने तो आपको चेक किया, हमें तो किसी भी तरह का कोई भी प्रेगनेंसी का सिम्टम्स नज़र नहीं आया। वो लड़की उस लड़की को देखती है और कहती है, ये अभी पता नहीं चलेगा। क्या मतलब? मतलब ये कि 2 दिन पहले मेरे ऊपर IUI प्रोसेस किया गया है। IUI? विशाखा कुछ सोचते हुए कहती है, तो ये बात है। हाँ, यही बात है। ओके, तो इसका तो अभी कंफर्मेशन आया नहीं होगा। नहीं आया तो नहीं है, लेकिन इसमें चांसेस। वो लड़की कहती है कि नहीं अभी तक तो नहीं आया, लेकिन उम्मीद है कि। ये वो कुछ नहीं कहती, वो कहती है अच्छा ठीक है ठीक है, आप रिलैक्स कीजिए। वो किरण की तरफ देखती है और कहती है, किरण आप इनके खाने के लिए कुछ लेकर आइए। तो किरण जाती है और जाने के बाद करीबन 5 मिनट बाद वो अपने हाथ में एक बाउल लेकर आती है, उसमें सूप था। वो लेकर आती है और उसके सामने, उस लड़की के सामने रख देती है। ये कहती है, आप एक काम कीजिए, ये सूप लीजिए, पी लीजिए, ये आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है और आपने ठंड ठंड भी लग जाएगी, आप भीग चुके थे, तो इससे आपको राहत भी मिलेगी। वो लड़की वो लड़की जो है नाम से लाती है और कहती है, नहीं मुझे भूख नहीं है। ईवा जो है वो उस बाउल को अपने हाथ में लेती है और लेने के बाद कहती है, देखिए आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपने अभी कहा ना कि आप हो सकता है कि आप प्रेग्नेंट भी हो जाएं, तो उसके लिए सेहत आपकी सही रहनी बहुत ज़रूरी है और हम ऊपर वाले से दुआ करेंगे कि आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाए। आप चलिए आप पी लीजिए। ये बोलकर ईवा खुद अपने हाथों से उस सूप को उस लड़की की तरफ बढ़ा देती है, मतलब होता नहीं, चम्मच में लेकर फूंक कर फिर उसके मुंह की तरफ बढ़ाती है। वो लड़की बड़ी गौर से ईवा को देख रही थी। दोनों के बीच में एक अनजाना सा कनेक्शन फील हो रहा था, लेकिन वो दोनों ही समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ये है क्या। कहीं ना कहीं उस लड़की को भी लग रहा था कि इस लड़की को वो जानती है और ईवा को भी लग रहा था कि शायद मैं इन्हें जानती हूँ, लेकिन दोनों नहीं जानते थे कि वो किस तरह से दोनों जानते हैं एक दूसरे को। खैर, वो लड़की जो है मुंह खोल देती है और वो सूप करीबन 5 मिनट लगते हैं एक एक चम्मच करके उसको कंफर्म, मतलब पूरी तरह से पिला देती है और पिलाने के बाद कहती है कि ठीक है आप आराम कीजिए। तो विशाखा कहती है, एक मिनट, हम इतने देर से बात कर रहे हैं एक दूसरे से, हमने तो नाम पूछा ही नहीं। ज़रा आप अपना नाम बताइए ना, हम किस नाम से आपको बुलाएं? वो लड़की लड़की की जुबान पर एक नाम आता है ना, ये बोलकर वो चुप हो जाती है। क्या हुआ? नहीं बतानी, कोई बात नहीं, हम जा रहे हैं, ये बोलकर वो पीछे पलटने वाली होती है तभी कहती है, निया। निया? हाँ निया। ओके, ओके निया जी, आप रेस्ट कीजिए। ये बोलकर विशाखा वहाँ से चली जाती है, लेकिन ईवा ईवा वहाँ पे खड़ी रह जाती है। उसके दिमाग पर कुछ क्लिक करता है, मतलब होता नहीं है, कुछ बात जो पूछनी थी वो पूछ नहीं पाए थे, तो वो याद आती है और वो उस लड़की की तरफ जाती है, वहाँ पे फिर से बैठती है बगल में और बैठते हुए कहती, ईवा जी, जी आप एक बात बताइए,
देखिए कोई फ़ोर्स नहीं है, अगर आप चाहें तो बता सकती हैं। तो नेहा कहती है, हाँ जी, बोलिए। आपने कहा कि आपके ऊपर आईयूआई प्रोसेस की गई है, राइट? हाँ जी। तो आपके हस्बैंड कहाँ हैं? और आपकी फैमिली? आप सड़क पे क्या कर रही थी? और आपने कहा कि उस लड़की को बचा, लेकिन फिर भी अभी-अभी आपने रिएक्शन दिया कि आपके बच्चे को कोई मारना चाहता है। ये क्या था? वो निया जो है ईवा को देखने लगती है और थोड़ी-सी उसकी नज़रें अजीब हो जाती हैं। ईवा जब उसकी आँखों को देखती है ना तो समझ जाती है और कहती देखिए, घबराइए मत, ठीक है? बस एक आप मुझे अपना दोस्त समझ सकती हैं। अगर आप सही-सही चीज़ें बता देंगी ना, अगर आपकी जान को खतरे हैं जो भी चीज़ें हैं, तो आप हमें बता देंगी, तो हो सकता है कि हम आपकी मदद कर सकें और कल को होने वाली प्रॉब्लम हम आज सॉल्व कर दें या फिर हो सकता है कल कोई प्रॉब्लम हो तो हम आपको बचाने में मदद करें, आपकी फैमिली को ढूँढने में मदद करें। अगर आप कहीं जाना चाहें तो उसको बता सकती हैं। बेशक़ ईवा जब नहीं आती है ना, तो उसके मतलब होता नहीं है कि उसको देखने के लिए, उसको बुलाने के लिए आती है, लेकिन उसकी बातें सुनकर वो भी रुक जाती है और वो कहती है, "हाँ, यू आर राइट। मैंने भी ये दिमाग में मेरे भी था, लेकिन हम मैंने पूछा नहीं।" ईवा जो है निया को देखे जा रही थी और निया एक गहरी साँस लेती है और कहती है, "एक्चुअली मेरे हस्बैंड की मौत 2 दिन पहले हो चुकी है।" ओह! ईवा तो ओह जैसा रिएक्शन देती है, लेकिन विशाखा, ओह! आई सी। इसीलिए आप सड़क पे भटक रही थी। लेकिन आपकी फैमिली नहीं है और आपके ससुराल वाले या मायके वाले कोई तो और होंगे ना? ईवा जो है गहरी साँस लेती है और विंडो की तरफ देखते हुए कहती है जहाँ पे बाहर बहुत गहरी अंधेरा थी और बारिश हो रही थी। वो कहती है, "कौन-सी फैमिली है? कहाँ की फैमिली है? जो अपने बेटे के जीते जी अपनी बहू को नहीं अपनाए। आपको लगता है कि उसके मरने के बाद वो उसे अपनाएँगे? उन्हें तो और भी अच्छा मौका मिल गया ना।" ईवा वो उसकी बातें सुन रही थी और गहरी साँस ले रही थी। उसकी आँखों में एक अजीब-सा भाव आकर चला जाता है। ईवा कहती है कि आप चाहें तो पूरी बात बता सकती हैं। हम आपके दोस्त, आप चाहे तो हमसे दोस्ती कर लीजिए। हम वादा करते हैं कभी धोखा नहीं देंगे। आपकी रक्षा भी करेंगे। हम कोई ऐसे नॉर्मल इंसान नहीं हैं, हम एक फाइटर हैं। आपकी रक्षा कर सकते हैं। थोड़ी मज़ाकिया अंदाज़ में बोलती है। निया जब उसे देखती है ना तो उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। निया कहती है, ऐसी बातें नहीं हैं, मैं बता सकती हूँ। लेकिन आप लोग वादा कीजिए, आप किसी के साथ शेयर मत कीजिएगा। विशाखा और ईवा एक-दूसरे को देखते हैं और कहते हैं, जी ठीक है। और वो किरण जो वहाँ पे थी ना तो उसे भी वहाँ से मतलब भेज दी जाती है। विशाखा जो है दरवाज़ा बंद कर देती है और फिर ये तीनों, निया बैठी हुई थी बेड पर और दोनों साइड ये दोनों बैठे हुए थे और बड़ी गौर से उसकी बातें सुनना स्टार्ट करते हैं। निया बताती है, एक्चुअली में 2 दिन पहले मेरे हस्बैंड की मौत हो जाती है, जिसका फ़ायदा उठाकर मेरी सास ने मुझे घर से निकाल दिया। हालाँकि ये कोई बड़ी बात नहीं थी, मैं जानती थी कि ये मेरे साथ होने वाला है, लेकिन उससे पहले मैं चाहती थी कि मेरा बच्चा, मैंने सोचा था कि अपने जीने के लिए, जीने का सहारा मैं अपनी मोहब्बत की निशानी, अपने प्यार की निशानी मैं जन्म दूँगी। और हमने पहले ही अपने हस्बैंड के शरीर से स्पर्म जो है पहले ही निकलवा लिया था। उन्होंने मेरा साथ भी दिया था, लेकिन मेरी सासू माँ को पता चल गई थी और वो नहीं चाहती थी कि मैं माँ बनूँ, मैं उस बच्चे की माँ बनूँ। और वो रातों-रात उस स्पर्म को चोरी करने के लिए कुछ लोगों को हायर कर लिया था। डॉक्टर को पैसे वगैरह भी खिलाए थे, लेकिन डॉक्टर बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी। उन्होंने मेरा साथ दिया और उस स्पर्म की जगह पर वो उस स्पर्म की जगह पे किसी और का रख दिया था और उसे उन्होंने छुपा दिया था। उन्होंने चोरी तो की, लेकिन वो किसी और का था, जिसका प्रोसेस वो किसी और की लड़की पे ऑलरेडी करवा चुके हैं और उसे अपने घर में रख लिए हैं। मेरे हस्बैंड का दाह संस्कार भी उन लोगों ने मुझसे बिना पूछे, मुझे बिना बताए, मेरी गैर हाज़िरी में उन्होंने
हॉस्पिटल से ज़बरदस्ती ले जाकर कर दिया। मैंने एक नज़र आखिरी बार उन्हें देखा तक नहीं। जब उनकी मौत हुई तो रात हो रहे थे और उस वक़्त मैं घर पर थी। जब स्पर्म चोरी हो गए तो डॉक्टर ने मुझे कॉल किया था और सारी बातें बताई। मैंने भी वक़्त नहीं गँवाया। मुझे अब डर लग रही थी, कहीं मुझसे मेरी आखिरी उम्मीद, मेरी जीने का सहारा, जिसके बारे में मैं सोच रही हूँ, कहीं वो मुझसे छिन ना जाए। इसीलिए डॉक्टर से बात करने के बाद मैंने ये प्रोसेस खुद के ऊपर उसके अगले ही दिन करवा लिए थे। डॉक्टर ने कहा था कि हालाँकि 100% चांस तो नहीं होती है एक बार में, दोबारा-तिबारा भी ट्राई करते हैं लोग और हो भी जाएगा, हम करेंगे। लेकिन खुद का ध्यान रखना, हो सकता है कि ऊपर वाले की रहम करम हो जाए और तुम्हारा एक ही बार में। डॉक्टर ने कहा था कि अभी और बचे हुए हैं, 2 बार और ट्राई कर सकते हैं। निया जो है हमसे लाती है और डॉक्टर को थैंक यू बोलती है और अपने हस्बैंड के स्पर्म को अच्छे से स्टोर करके रखने की रिक्वेस्ट करती है। कुछ पैसे वगैरह भी देती है डॉक्टर को, तो डॉक्टर लेने से मना कर देती है और कहती है कि ऐसा मत करो, ठीक है? मैं एक डॉक्टर हूँ। हाँ, मैंने भी थोड़ी बहुत गलतियाँ कर दी हैं तुम्हारी सास के बातों में आकर, लेकिन अब मैं क्या कर सकती हूँ? मैंने बहुत कोशिश की। वो लड़की कहती है कि ऐसी बातें नहीं हैं, आप टेंशन मत लीजिए। आपसे कोई भी कुछ भी नहीं कहेगा, ठीक है? और हाँ, प्लीज़ उन्हें कानो-कान खबर नहीं होनी चाहिए कि रियल में रियल में उनके बेटे का बच्चा मेरे कोख में होगा, ना कि किसी और के। हुँ, ठीक है, ओके। लेकिन ये बात इन दोनों में से किसी को कानो-कान खबर नहीं हुई कि कोई था जो डॉक्टर के केबिन के बाहर खड़ा था और उनकी सारी बातें सुन लिया था। यहाँ पे एक लड़की खड़ी थी। इसकी उम्र करीबन 22 या 23 साल के आसपास की होगी। खूबसूरत थी, लेकिन चेहरे का रिएक्शन और चीज़ें देखकर ऐसा लग रहा था कि अंदर से थोड़ी-सी घमंडी और चालाक दोनों थी। उसके चेहरे पर शैतानी स्माइल आ जाती है और जस्ट उसके पीछे एक आदमी भी आ रहा था और वो कहता है, "रीना, तुम यहाँ क्या कर रही हो?" वो लड़की पीछे पलटती है और देखती है और कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो?" "अरे! मैं तुमसे मिलने आया था।" "अच्छा।" वो लड़की आगे बढ़ती है और उसका हाथ पकड़ती है, उसको खींचते हुए एक कोने में लेकर जाती है और जाकर कहती है, "तुम्हें पता भी है, हाँ, मैं यहाँ पे क्यों आई हूँ?" "अरे वही तो जाननी है ना, वो आंटी ने तुम्हें तो वो डॉक्टर के केबिन में लेकर जानी थी ना?" "हाँ, डॉक्टर के केबिन में लेकर जानी थी और मैं डॉक्टर के पास से ही आई हूँ। मैं तो बस यहाँ से गुज़र रही थी, तो तुम्हें पता है कि मैंने क्या सुना?" "क्या सुना?" "अरे तुम्हें प देखो, यहाँ पे जो है ना, वो उस बूढ़ी औरत की बहू है शायद और अपने पति की बच्चे की माँ यही बनेगी। लेकिन हमें किसी भी तरह से इसे ख़त्म करनी है। अगर इसने बच्चे को जन्म दे दिया ना तो हमारे लिए खतरे हो सकते हैं। क्या मतलब? क्या सच में? लेकिन वो तो तुम्हारे ऊपर हुआ है ना। तो वो लड़की उसके सिर पे मारते हुए कहती, तुम्हारा दिमाग सही है? तुम भूल गए? हाँ, जो स्पर्म मेरी बॉडी में डाली गई थी, वो तुम्हारा ही तो था बेवकूफ़। हमने स्पर्म चेंज कर दिया था। उस बूढ़ी औरत ने जो दिया था उसकी जगह पे हमने तुम्हारा रख दिया था, भूल गए? वो लड़का हाँ में सिर हिलाता है, हाँ, वो तो मुझे याद है। लेकिन किसी को पता थोड़ी है, किसी को पता चलनी भी नहीं चाहिए, ऐसा सोचना भी मत। वो लड़की इधर-उधर नज़रें घुमा के देखे जा रही थी और वो कहती है, अच्छा सुनो, हम ना इस तरह से अब मिल नहीं सकते, छुप-छुपा कर मिलेंगे क्योंकि अब मुझे उस रईज़ादा ख़ानदान में रहनी है। आने वाले टाइम में ना, हाँ, तुम्हें पता है, उस ख़ानदान का वारिस यानी कि हमारा बच्चा बनेगा। हम तो बिना कुछ किए ही अरबों, करोड़ों-अरबों में खेलेंगे। उनकी सारी संपत्ति, उनकी सारी प्रॉपर्टी हमारी होगी। ये लोग सपने बुन रहे थे। बुननी भी चाहिए, ज़ाहिर-सी बात है। बड़े ख़ानदान के वारिस को जन्म देना इतनी मतलब आसान भी नहीं है और इतनी छोटी बात भी नहीं है। वो लड़की की भी चेहरे पर शैतानी स्माइल आ जाती है और कहती है, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। वो हाँ कर लेता है और कहता है, मेरी जान,
जो तुमने खेल खेला है ना, है सीधे दिल को लग गई। हम बिना मेहनत के करोड़पति बन गए। हाँ, सुनकर ही कितनी अच्छी लग रही है। वो लड़की भी हंसते हुए कहती है, हाँ हाँ बिल्कुल। तभी तभी जो है वो लड़की उसको दूर करते हुए कहती है, ऐसे नहीं, ऐसे हम पब्लिक अब नहीं मिल सकते। अगर ऐसा हुआ ना और उस बूढ़ी औरत ने हमें देख लिया ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। उसने पहले ही कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाए थे और उसने बोला था चाहे कुछ भी हो जाए मैं रिलेशन में, रिश्ते में किसी के साथ नहीं जा सकती। और उसने पहले ही बोला था कि मैं रिश्ते में हूँ या नहीं। मैंने मना कर दिया था। वो लड़का कहता लेकिन हम तो है ना। हाँ हम हैं और रहेंगे, लेकिन छुप कर, ऐसे पब्लिकली नहीं। समझ में आई? वो लड़का कहता ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है मेरी जान, तुम्हारे लिए तो कुछ भी। और पैसे प्रॉपर्टी के लिए है, मुझसे तो और इंतज़ार नहीं हो रहा। पता नहीं ये कब 9 दिन, 9 महीने, सॉरी 9 महीने कब निकलेंगे। वो लड़की कहती है अच्छा ठीक है अब तुम जाओ। वो बूढ़ी औरत आ रही होगी, वो डॉक्टर से बात कर रही है। ओके ओके मैं जा रहा हूँ, ये बोलकर वो उसकी फोrehead पे किस करता है और वहाँ से निकल जाता है। और ये भी जाकर एक बेंच पे बहुत ही आराम से बैठ जाती है, जैसे मानो कि कुछ हुआ ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं। वहीं से वो उसकी क्या बोलते हैं, नायरा की सास वहाँ से आती हैं और आने के बाद उस लड़की को अपने साथ लेकर चली जाती हैं। अपनी गाड़ी में बैठती हैं और अपने घर रज़ादा मेंशन निकल जाती हैं। वहीं नायरा जो डॉक्टर की कैबिन में थी वो कहती है डॉक्टर, हाँ आई थिंक मुझे चलनी चाहिए। और हाँ किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। अगर ये प्रोसेस जो है इनकम्प्लीट होती है तो एक बार फिर से हमें ये ट्राई करनी होगी और आपके पास है तो मैं आऊँगी। हाँ, वो डॉक्टर जो है अपना पर्सनल नंबर देती है और कहती है देखो नायरा, मुझे नहीं पता कि तुम्हारे साथ आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी, तो ये मेरा नंबर है और ये मेरा पर्सनल नंबर है, तुम अपने पास रखना। तो नायरा जो कहती है नहीं, इसे मैं अपने पास नहीं रख सकती। अगर मैंने इसे रखा तो किसी को शक हो जाएगा। एक काम करते हैं, 1 मिनट। वो नंबर को लगभग अच्छे से कुछ देर होता नहीं है याद कर लेती है और याद करने के बाद कहती है हाँ ये ठीक है, मेरे दिमाग में फिट हो गया, आप ये नंबर अपने पास रखिए। मतलब वो कार्ड था ना, तो वो डॉक्टर को देती है। डॉक्टर स्माइल करते हुए कहती है बहुत अच्छे, ठीक है अपना ध्यान रखना। और ये लो, ये क्या है? अरे ये छतरी है, रखो बारिश हो रही है। हाँ नायरा कहती है मेरे पास कार है। हाँ ठीक है कार है, लेकिन हॉस्पिटल से बाहर निकलनी होगी ना, रख लो। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू, ये कोई बात नहीं है, जाओ अपना ध्यान रखना। जी जी बिल्कुल। ये बोलकर नायरा जो है छतरी लेती है और वहाँ से निकल जाती है। जब वो बाहर आती है तो उसको पता चलती है कि उसकी कार तो है ही नहीं। उस ड्राइवर को कॉल करती है तो ड्राइवर फ़ोन उठाते हुए और कहता है सॉरी मैम, लेकिन आपकी सासू माँ यानी कि हमारी बड़ी मैडम ने आपको, सॉरी मैम, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, उन्होंने कार भिजवा दी है, मतलब घर भिजवा दिया। और वो उन्होंने बोला है कि आपको घर आने से मना कर दिया गया है और आप घर नहीं आ सकती। अगर आप घर आई तो आपको घर से धक्के मार के निकाल दिया जाएगा। नैरा क्या करती? नैरा को किसी भी तरह घर तो जानी थी क्योंकि उसकी पर्सनल चीज़ें थी, ऐसे कैसे छोड़ सकती थी। वो पहले तो सोचती है कि अपने घर पे फ़ोन करे, अपने मायके में अपने भैया को फ़ोन करे। आखिर उसका भैया उसे बहुत प्यार करता था, बहुत ही ज़्यादा। उसकी भाभी उसकी बचपन की दोस्त थी। हाँ, बानी याद है? मैंने कल या परसों के एपिसोड में बताए थे बानी। बानी जो है नायरा की भाई की वाइफ़ है, बचपन की दोस्त, उसकी अपनी भाभी, जो दोनों में ननद भाभी में बहुत प्यार है, बहुत प्यार। वो सोचती है कि पहले घर जा रहे हैं, वहाँ से अपनी ज़रूरी चीज़ें लेंगे। अगर सब ठीक रहा तो आज रात वहीं पे रुकेंगे और नहीं तो देखते हैं क्या होता है और घर पे फ़ोन करेंगे। यही सोचते हुए वो का ऑटो लेती है और वो घर के लिए निकल जाती है। रज़ादा मेंशन से करीबन 100 मीटर दूर वो ऑटो रुक जाता है क्योंकि वहाँ से आगे जाने की इजाज़त नहीं थी। वो गाड़ी से उतरती है और भीगते हुए घर की तरफ, मेंशन की तरफ बढ़ जाती है। जैसे ही मेंशन के गेट पे पहुँचती है तो उसकी आँखों के सामने एक नज़ारा आता है, जहाँ पे एक लड़की को उसकी सास ने अपने पास बैठा रखा है और बड़े ही प्यार से उसे सूप पिला रही थी। ये देखकर नयरा के चेहरे पे कड़वी स्माइल आ जाती है और
मुस्कुराते हुए खुद में ही कहती है, वाह, किसी अनजान की देखभाल की जा रही है और खुद की बेटी की वाइफ यानी कि अपने घर की बहू को सड़क पर अकेला छोड़ दिया गया है। क्या मैं इतनी बुरी हूँ? मैंने तो आज तक किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ा है। मैं हमेशा कोशिश करती आ रही हूँ, सबको खुश रखने की कोशिश करूँ। और ये बच्चा भले ही मेरे जीने का सहारा है, लेकिन है तो इनकी खानदान का वंश ना। अगर वो इस दुनिया में आता है तो इनकी खानदान का वंश आगे बढ़ेगा। लेकिन नहीं, ना जाने क्या दुश्मनी है इन्हें हमसे। मेरे पति को देखने नहीं दिया एक नज़र, सब कुछ खत्म कर दिया। ये सारी चीज़ें दरवाजे पे खड़े होकर सोच रही थी और उनको देख रही थी। तभी उस लड़की की नज़र नहरा पे पड़ती है और उस लड़की की आंखों में शैतानी चमक आ जाती है और वो उसकी तरफ देखती हुई कहती है, दीदी आप यहाँ पे, आप आ गई। जैसी ये बोलती है ना, वैसी ही नहरा की सास पीछे पलट के देखती है और कहती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें घर से निकाल दिया गया है ना, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की? नायरा जो है कुछ नहीं कहती, वो चुपचाप अपने कमरे की तरफ बढ़ जाती है। नायरा की सास खड़ी होती है, उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती, तुम यहाँ क्या कर रही हो? नायरा जो है कहती है, क्यों, ये मेरा घर नहीं है? नायरा की सास कहती है, बिल्कुल भी नहीं, ये तुम्हारा घर नहीं है, ये तुम्हारा घर नहीं है, ये मेरा घर है, मेरे बेटे का घर है। आपका बेटा मेरा कुछ लगता है? लगता था था। अब वो इस दुनिया में नहीं है, तो इस घर से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। नायरा कुछ नहीं कहती, वो अपने कमरे की तरफ जा ही रही थी तो उसकी सास ने एक बार फिर से उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, मुझे ज़बरदस्ती करने पर मजबूर मत करो, चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। नायरा कहती है, निकल जाऊँगी, मेरी कुछ ज़रूरी सामान है, मैं उसे ले लूँ फिर यहाँ से चली जाऊँगी। कौन सा सामान? तो नायरा कहती है, आपको क्या लगता है? क्या लगता है? मेरे आईडी प्रूफ हैं, सर्टिफिकेट्स हैं, मेरे मायके से आए हुए कुछ सामान हैं, वो तो मैं अपना ले जा सकती हूँ ना। हाँ, आपके घर से मिले हुए कोई भी चीज़ मैं नहीं लूँगी, आप चेक कर लेना, ठीक है? अब मैं जाऊँ? उसकी सास उसको घूरते हुए उसका हाथ छोड़ देती है और कहती है, याद रहे कुछ भी लेकर नहीं जा सकती। वो कहती है, नहीं लेकर जाऊँगी। ये बोलकर वो बढ़ जाती है कमरे की तरफ। कमरे में जाती है, दरवाज़ा लॉक करती है, पहले वॉशरूम जाती है, कपड़े चेंज करती है और उसके बाद कबर्ड के पास जाती है, जहाँ से वो अपने कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट निकालती है, पासपोर्ट निकालती है, आईडी प्रूफ निकालती है, सब कुछ निकाल के सामने रखती है। रखने के बाद अपने पति की तस्वीर, जो कि दीवार पे लगी हुई थी, बहुत बड़ी थी, दोनों की शादी की फ़ोटो थे, वो देख रही थी, उसकी आंखों में आंसू थे और वो कहती है, अरब, क्या प्यार प्यार करने की इतनी बड़ी सज़ा होती है? तुम तो चले गए, तुम्हें तो मुझे आखिरी बार देखने की भी नसीब नहीं हुई। तुम्हारे जाने के बाद इस घर ने भी अपना हाथ खड़ा कर दिया। अरब, कहाँ जाऊँ मैं? क्या करूँ? मैंने क्या नहीं किया इस परिवार के लिए, तुम्हारे जीते जी? हाँ, लोग क्यों नहीं समझते? मैं भी इंसान हूँ अरब। इस समय मुझे किसी की सपोर्ट की, किसी के साथ की, किसी के प्यार की ज़रूरत थी, फैमिली के साथ की ज़रूरत थी। लेकिन देखो ना, मैं अकेली हूँ। ऐसा लग रहा है कि इस दुनिया में मेरा कोई है ही नहीं। तुम्हारे जाने के बाद मेरा कोई नहीं है। तुम्हें भी पता है अरब, मैंने सब कुछ किया। मैंने वो आईयूआई प्रोसेस भी करवा लिया है। देखते हैं कन्फर्मेशन कब तक आती है। अगर मैं प्रेग्नेंट हो गई, हमारे प्यार की निशानी, उसे मैं बहुत अच्छे से संभाल के रखूँगी और इन सबसे दूर लेकर जाऊँगी, सबसे दूर। मैं किसी को देखने तक का मौका नहीं दूँगी। मुझे माफ़ करना अरब, कहने को तो ये तुम्हारे परिवार की वंश होगा, लेकिन मैं इस परिवार में उसे आने नहीं दूँगी। ये परिवार अच्छा नहीं है। वो कहती है, उसकी आँखों में आँसू थे।
बेड की साइड टेबल पर दोनों की एक तस्वीर छोटी सी फ्रेम में रखी हुई थी। वो उसे लेती है और लेकर अपने छोटे से बैग में अपने डॉक्यूमेंट, आईडी प्रूफ्स, वो तस्वीर और उसके मायके से आए हुए ज़रूरी चीज़ें, कुछ ज़रूरी चीज़ें वो रख लेती है। अपने एक दो कपड़े जो कि सूट्स थे, साड़ी नहीं थी, सूट्स थी, वो रख लेती है। और रखने के बाद वो अपने पेट पे हाथ रखती है और कहती है, हे ऊपर वाले, आपसे एक ही विनती है, आपने अब तक जो भी किया, जैसा भी किया, आपकी मर्ज़ी थी। मुझे नहीं पता मुझसे क्या गलती हुई थी जो मुझे इतनी बड़ी सज़ा मिली। खैर, प्लीज़ आपसे अनुरोध है दिल से, इस प्रोसेस को कंफर्म कर देना। मुझे एक बच्चे की ज़रूरत है ताकि जिसके सहारे मैं पूरी ज़िंदगी बिता सकूं, जो मेरी जीने का सहारा बने, जिसके लिए मैं जीऊँ, जिससे मैं प्यार करूं। ये बोलकर वो अपना बैग उठाती है। उठाने के बाद कमरे से बाहर निकल जाती है। कमरे से बाहर आने के बाद वो हॉल में आती है और आकर अपनी सास के सामने वो बैग रख देती है और कहती है, आप चेक कर लीजिए। उसकी सास ने भी बिना वक्त गंवाए उसके बैग को खोलती है और पूरी की पूरी पलट देती है। और जैसे वो पलटती है ना, तो वहाँ पे कुछ चीज़ें आ जाती हैं जिसकी सास वो समझ जाती है कि कुछ भी उसने लिया नहीं है और कहती है, ठीक है, लेकर जाओ। नायरा जो है फिर से वो सारी चीज़ें अपने बैग में रखती है और रखने के बाद वो आखिरी चीज़ फ्रेम, फ़ोटो फ्रेम, वो उठाती है और जैसे ही वो रखती है उससे पहले ही उसकी सास ने उस फ्रेम को ले लेती है और कहती है, ये नहीं लेकर जा सकती, इसमें मेरा बेटा है और तुम्हें मेरे बेटे से दूर रहनी है, ना कि उसके पास। नायरा कहती है, देख लिया, ये मेरे और मेरे पति की तस्वीर है, मैंने इसके अलावा कुछ और लिया भी नहीं है और मैं लूँगी भी नहीं। जो मेरा हक है मैं वही लेकर जा रही हूँ। दोनों सास बहू में थोड़ी बहुत बहस होती है। उसके बाद जो है नायरा उनके हाथों से वो छीन लेती है और छीन कर वहाँ से निकल जाती है। घर से बाहर आती, आने के बाद कुछ दूर पैदल चलती है। पैदल चलते चलते लगभग वो 100-200 मीटर के आसपास आ चुकी थी। कोई ऑटो वगैरह मिलता नहीं है। वो किसी को फ़ोन करती है ऑटो के लिए, वो बुक की जाती है ना, तो वो भी नहीं हो रही थी। बारिश काफ़ी तेज़ हो रही थी। तभी तभी जो है एक कार आके वहाँ पे रुक, नायरा को गाड़ी में खींच ली जाती है और वो खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश करती है, बहुत, लेकिन वो छुड़ा नहीं पाती। करीबन 15 मिनट बाद दिखाया जाता है कि एक अंधेरी जगह पर उसे ज़बरदस्ती एक कमरे में रखी गई थी और वो कह रही थी, कौन हो तुम लोग, क्यों मुझे यहाँ पर लेकर आए, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है, देखो मेरे पास कुछ नहीं है, क्या चाहिए तुम लोग को। यही सारी बातें वो बोले जा रही थी और उसका वो बैग जिसमें उसकी डॉक्यूमेंट वगैरह थी वही साइड में गिरी हुई थी। तभी तभी उस कमरे में एक मास्क पहना हुआ आदमी आता है और आते हुए कहता है, क्या बात है, मिसेज नायरा सिंह रईज़ादा। वो आदमी हंसते हुए कहता है, मिसेज नायरा सिंह रईज़ादा, आपको आपकी सास ने घर से निकाल दिया, बहुत बढ़िया। अब आपको आपके इस शरीर से आपको आज़ाद करनी है। ये सुनते ही नायरा कहती, क्या मतलब, मतलब ये कि हम सोच रहे हैं कि आपको इस दुनिया से गायब कर दें, इस शरीर से मुक्त कर दें, क्योंकि ये शरीर जब तक आपके पास रहेगा ना, आपको दर्द और तकलीफ झेलनी पड़ेगी। ये सुनते ही नायरा घबरा सी जाती है और तुरंत अपने पेट पे हाथ रख लेती है। वो आदमी हंसते हुए कहता, हाँ, बच्चे की बचाने की कोशिश, जो कि इस दुनिया में है ही नहीं। ये सुनते ही नायरा की आंखें और बड़ी हो जाती है, इसे कैसे मालूम। वो आदमी हंसते हुए कहता है, इतना मत सोचिए, ठीक है, इतना मत सोचिए। वो अपने लोगों को बुलाता है और बुलाते हुए कहता है, एक काम करो, मैडम जी को तो मरना ही है, तो क्यों ना थोड़ा सा इनकी फ़ायदे उठा लिए थे, क्या बोलते हो तुम लोग। वो आदमी बड़े ही खुखार थे, हट्टे कट्टे। वो नायरा को ऊपर से नीचे तक देखते हैं और कहते हैं, हाँ, खूबसूरत तो बहुत ही है, अगर एक मौका मिले तो हम भी इसकी खूबसूरती को टेस्ट करना चाहेंगे। ये सुनते ही वो आदमी तीनों जो है हंसने लगते हैं। नायरा नायरा बड़ी हिम्मत जुटाती है, वो उठकर खड़ी हो जाती है। हालांकि नायरा कोई फाइटर नहीं थी,
लेकिन हाँ, एक इंसान थी, एक औरत थी, और औरत अपने आप पर आ जाए तो उनके कई रूप देखने को मिलते हैं, कई रूप। सारी देवियाँ एक औरत में वास करती हैं। हाँ, वो बात अलग है कि आज के टाइम में मर्द सिर्फ औरतों को कुछ और ही समझते हैं। खैर, हाँ, नायरा, ये तीनों तो हंस ही रहे थे, लेकिन साइड में एक रॉड पड़ा हुआ था। रॉड वो उठा लेती है और ये लोग आपस में हंस ही रहते हैं। तभी एक आदमी की नज़र उस पर पड़ती है। वो कुछ बोलता है उससे पहले ही उसके सिर पे वार होती है। वो आदमी नीचे गिर जाता है। इसी तरह नहरा मौका देखकर दूसरे आदमी पे करती है। लेकिन जो तीसरा शख्स था जिसके चेहरे पे मास्क थी, वो घबराता नहीं है। वो आगे बढ़ता है और आकर नहरा के हाथों से वो रॉड पकड़ लेता है और खींच कर छीन लेता है और उसको खींच कर एक थप्पड़ लगाता है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने हम पर वार किया? ये बोलकर वो आगे बढ़ता है, नहरा के बालों को पकड़ लेता है। नहरा नहरा को बहुत तेज दर्द हो रही थी, बहुत तेज। लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानती है। वो अपना पैर उठाती है और उसके मेन पॉइंट पर तीर मारती है, जिससे उसको उस इंसान को बहुत तेज दर्द की लहर उठती है। नहरा नहरा जो है उसके अपने बालों को उसके हाथों से छुड़ाती है और छुड़ाते हुए ही उस इंसान के पास जो रड नीचे गिर गए थे वो उठाती है और उठाने के बाद उसके सिर पर भी वार करती है। ये होते ही एक तो पहले उसके मेन पॉइंट पे दर्द हो रहा था और उसके सिर पे भी। वो ज़मीन पे बैठ जाता है, सिर भी पकड़ लेता है और मेन पॉइंट पर भी हाथ रखता है। नहरा कहती है, मुझे मारोगे? मेरे बच्चे को मारोगे? हाँ, कौन हो तुम, ज़रा देखूं। ये बोलकर उसके चेहरे से मास्क हटा देती है और जैसे ही ये चेहरा देखती है तो चौंक जाती है और कहती है, एक मिनट, तुम हो कौन? और तुम्हारी तो मुझसे कोई दुश्मनी होनी नहीं चाहिए क्योंकि मैं तो तुम्हें जानती नहीं हूँ। कौन हो तुम? वो आदमी कुछ नहीं कहता, वो बस दर्द से तड़प रहा था। बोलो, कौन हो तुम? नहीं बोलनी है? एक मिनट रुको। ये रॉड जो है फिर से उठाती है और एक बार फिर से उसके मेन पॉइंट का निशाना बनाती है और ये देखकर वो आदमी जो है घबरा जाता है और कहता है, नो 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 नो, ऐसा मत करना, ऐसा मत करना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। देखो, मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ, जल्दी बोलो। हाँ, एक्चुअली वो जो तुम्हारी सास ने जिसके ऊपर वो अपनी बेटी की वो बच्चे के लिए प्रोसेस करवाई ना, मैं उसका पति हूँ, पति। क्या? हाँ, पति। अच्छा, तो उसके पति हो। इसका मतलब कि उसके बच्चे के होने वाले बाप, सॉरी, मतलब बाप। वो आदमी की आंखें बड़ी हो जाती है कि कैसे, आपको कैसे मालूम? तो नायरा जो है कहती है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज जो तुमने किया ना, दोबारा करने की कोशिश मत करना। और हाँ, जो काम तुम लोगों ने स्टार्ट किया है ना, उसे करो, दीमक की तरह चूसो उस फैमिली को। मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है? लेकिन याद रहे, मेरे रास्ते में कभी मत आना। वो आदमी आदमी जो है हमें सिलाता है, कहता है, हाँ हाँ हाँ, चाहिए, मैं कुछ नहीं करूँगा, प्लीज़, मैं कुछ नहीं करूँगा। वो दर्द में तड़प रहा था, ये सारी बातें बोल रहा था। वो दोनों आदमी तो ऑलरेडी बेहोश हो चुके थे। नहरा अपना पर्स उठाती है, वो बैग जो था उठाती है और वहाँ से निकल जाती है। उसके जाने के बाद वो आदमी राहत का सांस लेता है और कहता है, बाप रे, ये लड़की तो बहुत डेंजर है। पता नहीं मेरा क्या होगा, या कितना दर्द हो रहा है, क्या मेरे बच्चे और बच्चे होंगे कि नहीं होंगे? ये बोलकर वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। नहरा बाहर आती है और आने के बाद जो है एक ऑटो जो वहाँ से जा रहा था उसको रुकवाती है और उसमें बैठती है। और बैठने के बाद अपने घर पर फ़ोन लगाने की कोशिश करती है, लेकिन बारिश की वजह से फ़ोन लग नहीं रहा था। कुछ दूर आगे जाने के बाद उसके कानों में किसी की चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं। ये देखकर थोड़ा चौंक जाती है। ड्राइवर कहता है, लगता है फिर से यहाँ कुछ होने वाला है। क्या मतलब? कहता, मैडम जी क्या ही बोले, यहाँ पे अक्सर कुछ ना कुछ घटनाएं होती रहती हैं। ये रास्ता ये रास्ता जो है मेन सड़क को जोड़ता है, जहाँ पे कुछ लड़कियाँ काम वगैरह ख़त्म करके अपना रात को घर लौटती हैं, इसी रास्ते से जाने वाली हैं। तो कुछ लोग उनका फ़ायदा उठाने लगते हैं, उनको नज़र आ जाती है अकेले देखकर, वो उनके साथ फ़ोर्स करने लगते हैं और अक्सर यहाँ पे ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। ये सुनकर नैरा को अब डर लगता है क्योंकि वो अकेली थी और ये ड्राइवर ड्राइवर समझ जाता है और कहता है, देखिए मैडम जी, आप इतना मत सोचिए, आपकी उम्र की मेरे पास मेरे घर में बहन है, इसीलिए आप टेंशन मत लीजिए। नहरा नहरा तो उसकी बातें सुनती तो है, लेकिन आज के टाइम में विश्वास करना किसी पर बहुत मुश्किल है।
वो लड़की की आवाज़ बहुत तेज़ हो जाती है। जैसे जैसे वो लोग पास से गुजर रहे थे ना, वैसे वैसे वो लड़की की आवाज़ें तेज़ हो रही थी। वो कहती है, गाड़ी रुकिए। अरे मैडम जी, ऐसा मत कीजिए, जान को खतरे हो सकते हैं। गाड़ी रुकिए, मैं ऐसे इग्नोर नहीं कर सकती, रुकिए, मैं देखना चाहती हूँ। वो ड्राइवर जो है नहरा की आंखों में देखता है, जिसकी आंखों में डर, दर्द और एक उम्मीद दोनों नजर आ रही थी, तीनों। ड्राइवर जो है गाड़ी रोक देता है, अपने चेहरे पे मास्क लगाता है और नहरा को भी मास्क देता है और कहता है, मैडम जी आप ही से लगा लीजिए। क्यों? हम नहीं चाहते हैं कि यहाँ पे किसी को पता चले कि हम कौन हैं। क्या मतलब? क्या मतलब? ये देखिए, वो अपना कार्ड बाहर निकालता है। वो एक पुलिस वाला था जो सीक्रेट तरीके से यहाँ पे पेट्रोलिंग कर रहा था। ये देखकर नहरा चौंक जाती है और कहती, आप पुलिस वाले हो तो फिर आपने ऐसा क्यों किया? आपको उसे बचानी चाहिए थी ना। हाँ, बचानी चाहिए थी, मैंने तो ऑलरेडी संदेश भेज दिया है अपने लोगों को। खैर, चलिए देखते हैं, लेकिन आप चाहो तो यहाँ रुक सकते हो। फिर कहती है, नहीं, मैं यहाँ नहीं रुकूंगी। वो लोग कुछ देर आगे जाते हैं तो देखते हैं कि एक लड़की के साथ फोर्स की जा रही थी। वो लड़की भागने की कोशिश कर रही थी और हाथ छुड़ा के वहाँ से निकल भी जाती है। वो लोग फिर से दौड़ते हैं और उसके पीछे करने लगते हैं। ये देखकर पुलिस वाला जो है अपना मोबाइल से किसी को मैसेज करता है। तभी वहाँ पे पुलिस सायरन की आवाज़ आने लगती है। वो जो लोग थे जो उस लड़की को पकड़ रहे थे, वो डरते नहीं है बल्कि और उनके पीछे जाने लगते हैं। उस लड़की को एक बार फिर से पकड़ ली जाती है। वो पुलिस वाला जो है थोड़ा साइड में था। नहरा जब ये देखती है ना, तो वहाँ पे कुछ डंडे पड़े हुए थे, तो एक डंडा उठाती है और जाके पीछे से एक धोखा उसके बैक पे मारती है। ये देखकर वो लोग पीछे पलटते हैं और एक और लड़की को देखकर वो खुश हो जाते हैं। इसे कहते हैं, जहाँ से निकले थे वहीं आकर फंस गए। नहरा जब ये देखती है ना तो भी घबरा जाती है, लेकिन फिर भी वो कोशिश करती है, उन लोगों को फिर से वार करती है। वो लड़की भी खड़ी हो जाती है और वहाँ पे पड़े डंडे से उन लोगों को मारने लगती है और मारते हुए कहती है, हमें हमारे साथ गलत करोगे? हाँ, क्या बिगाड़ा था हमने? तुम्हारे घर में बहन नहीं है, माँ नहीं है? क्या उनके साथ भी तुम लोग यही करते हो? ये बोलकर उन लोगों को मारने लगती है और इन मारने के चक्कर में एक दो को सिर पे लग जाती है, जिसके कारण वो उनका सिर फूट जाता है और उनका गुस्सा, क्या ही कहना, गुस्सा काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। वो जो है नहरा को एक धक्का दे देता है और धक्का लगने से ना उसको एक झटका सी लगती है, वो ज़मीन पे गिर जाती है। वो आदमी उसको पीछे से नहीं बल्कि आगे से वार करता है, उसको मारता उससे पहले ही नहरा चिल्लाती है, कहती नहीं 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 नहीं, प्लीज़ प्लीज़, मैं प्रेग्नेंट हूँ, मत करो मेरा बच्चा। ये बोलकर वो आदमी रुक जाता है जब ये सुनता है तो, और उसके पेट की तरफ देखने लगता है। उसका पेट तो एकदम स्लिम था, कुछ भी पता नहीं चल रहा था। वो कहता है, बच्चा, पर तुम्हें देख के तो नहीं लगता कि तुम प्रेग्नेंट हो। वो कहती है, हाँ हाँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे मत मारो, मेरा बच्चा, प्लीज़ प्लीज़ मुझे मत मारो, सॉरी, मुझसे गलती होगी, प्लीज़। अच्छा, अब तुम्हें पता चल रही है कि तुमसे गलती होगी, पर कोई ना, प्रेग्नेंट हो ना, कोई बात नहीं, बड़े आराम से करेंगे। ये बोलकर उसके हाथों को पकड़ लेता है और ये दूसरी लड़की जो है एक को बेहोश कर चुकी थी मौका देखकर, और दो दो लोग और थे, जो एक इसकी तरफ और एक नहरा की तरफ। तभी वहाँ पे पुलिस वाला आ जाता है और आने के बाद जो है उनसे कहता है, रुको। वो पुलिस वाले को देखते हैं, कहते हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें पैसे नहीं मिले? वो पुलिस वाला कहता है, पैसे तो मिल गए, पैसे मिल गए, पहले ये बताओ, पैसे तो एक ही का मिले थे ना, अब दूसरी का क्या? क्या तुम ही से लेकर आए हो? हाँ बिल्कुल, मैं लेकर आया हूँ। ये देखकर नायरा की आंखें बड़ी हो जाती हैं। आप तो पुलिस वाले हो ना, आप ऐसा कैसे कर सकते हो? वो पुलिस वाला उसके पास जाता है, ज़मीन पे बैठते हुए कहता है, अरे मैडम जी, क्या आप भी, वो सुना नहीं है, अपना काम बनता, पहाड़ में जाए जनता। खैर, मुझे तो पैसे चाहिए थी, ना ही मुझे लड़कियों में इंटरेस्ट है और ना ही किसी और चीज़ में। आप इंजॉय करो, मुझे बस पैसे चाहिए, हम यहाँ से निकल जाएंगे। वो आदमी कहता है, ठीक है, निकाल मोबाइल निकाल। वो पुलिस वाला जो है मोबाइल निकालता है, स्कैनर, और साथ में ये जो है ना दूसरा मोबाइल से स्कैन करता है, उसको पैसे ट्रांसफ़र करता है और कहता है, चल निकल यहाँ से। इसी बीच में जो है नायरा खड़ी हो जाती है उन दोनों की बातों के बीच में, उस लड़की का हाथ पकड़ती है और वहाँ से भागने लगती है। अब उसको डर लग रहा था, वो समझ जाती है कि शायद उसका बच्चा शायद
ये प्रोसेस शायद फ़ेल हो जाएगी, लेकिन अभी फ़िलहाल जान बचानी बहुत ज़रूरी थी। वो लड़की कहती है, हाँ मैडम आप प्रेग्नेंट हैं ना? पता नहीं, मुझे नहीं पता, चलो भागो। वो लड़की कन्फ्यूज़ हो जाती है, क्या मतलब? अरे मतलब छोड़ो और भागो यहाँ से। वो लड़की एक सड़क पे, जो 3 रास्तों वाली जगह होती है, कुछ ही दूरी पर थी, वहाँ पे लोग जाते हैं। वो लड़की कहती है, मैडम मुझे इस रास्ते पे जानी है क्योंकि मेरा घर इधर है, और नायरा को जानी थी दूसरे रास्ते पर। तो वो कहती है, ठीक है तुम यहाँ से चली जाओगी? हाँ मैं चली जाऊँगी, डोंट वरी, और मैं कहीं रुकूंगी नहीं, मैं दौड़ते हुए निकल जाऊँगी। ठीक है तुम जाओ। ये बोलकर वो लड़की तो वहाँ से निकल जाती है, और नायरा नायरा जो है अपना बैग उस ऑटो में था, और ऑटो वहाँ से लगभग 15 कदम की दूरी पर थी। वो इधर उधर नज़रें घुमाती है और देखती है कि कोई नहीं है, तो वो ऑटो के पास जाती है और जाकर अपना बैग लेती है और फिर वहाँ से निकल जाती है। अभी वो कुछ दूर आगे ही गई थी, कुछ ही दूर आगे गई थी कि दौड़ते हुए वो लोग फिर वहाँ पे पहुँच जाते हैं। नहरा जब ये देखती है ना, तो वो दौड़ना स्टार्ट कर देती है और अपने पेट पे हाथ रखी हुई थी, किसी भी हाल में उसे अपने बच्चे को बचानी है। भले ही वो अभी तक कंफर्मेशन नहीं मिली हो, लेकिन एक उम्मीद मन में थी कि नहीं मेरा बच्चा मेरे अंदर है, मुझे बचानी है। नहरा भाग रही थी, भागते भागते जो है वो किसी चीज़ से टकराती है और ज़मीन पे गिर जाती है। उसके सिर पे चोट लग जाती है और वहाँ पे वो लगभग बेहोश हो जाती है। वो आदमी दौड़ते हुए यहाँ पे आ ही रहते हैं कि तभी उनकी आंखों के सामने ये एक गाड़ी की रोशनी जो होती है ना, वो आ रही थी। ये कोई और नहीं बल्कि ईवा और विशाखा थे, जो बाइक से आ रहे थे, और वो आदमी वहाँ पे छुप जाते हैं। हाँ, ये सारी बातें वो बता रही थी। ईवा और विशाखा जब ये बारे बातें सुनते हैं ना, तो कहीं न कहीं उन्हें उसके लिए बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है। तो वो कहते हैं, अच्छा ठीक है, आप अपने घर का एड्रेस बताइए या नंबर बताइए, हम उन्हें कॉल करके बुला लेते हैं। तो वो लड़की नेहा कहती है कि नहीं कर सकते, ये लोग बड़े परिवार से जुड़े हुए हैं। मैंने उनकी बातें सुन ली थी, वो लोग कह रहे थे कि कहीं पर भी जाए उन्हें ढूँढ लेंगे। मैं कुछ दिन उनके पास अभी जाना नहीं चाहती, मैं उन देखना चाहती थी कि स्थिति क्या है। ईवा कहती है, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, आप यहाँ पे रह सकती हैं, डोंट वरी, आप टेंशन मत लीजिए, आपका अच्छे से ध्यान रखा जाएगा। और एक इंसानियत के नाते और हम कहेंगे आप हमारी दोस्त तो है ना? तो ये निया जो है हामी से लाती है और कहती है, हाँ हाँ दोस्त है, ठीक है। और क्या आपका मोबाइल मुझे मिल सकता है? तो ईवा कहती है, क्यों? वो एक्चुअली मेरा मोबाइल उधर ही कहीं गिर गया, खो गया, मुझे पता नहीं। ओके ओके। वो विशाखा की तरफ देखती है और कहती है कि इनके लिए एक मोबाइल मंगा दो। विशाखा कहती है, हाँ ठीक है। वो उसको देखती है और कहती, बस आपको ज़्यादा नहीं, 20 मिनट वेट करना होगा, आपके लिए न्यू मोबाइल आएगी और साथ में सिम भी, तो आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है। वो दोनों जो है कमरे से बाहर आ जाते हैं और आने के बाद ईवा विशाखा को देखती है और कहती है, कौन है ये लोग, ज़रा पता करना। ये लड़कियों के साथ इस तरह की हरकतें, ठीक है मैं पता भी कर लूँगी और उन्हें पकड़ भी लूँगी, लेकिन इस नेहा का क्या है? क्या तुम सच में यहाँ पर रखने वाली हो? तो ईवा कहती है, देखो इंसानियत के नाते हमें कुछ ना कुछ तो करनी चाहिए। हुँ? मुझे पता है कि हमारी जान को खुद खतरे हैं और हम इधर से उधर भटक रहे हैं, ठीक है ना? कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत इंसानियत रखनी चाहिए ना। सब ठीक रहा तो इसे इसके मायके भेज देंगे, माँ के घर में। हाँ, वैसे एक बात बताओ, उनके बारे में कुछ पता चला? नायरा के बारे में? तो विशाखा कहती है, नहीं यार, मुझे समझ में नहीं आ रही है कि वो लड़की गई तो गई कहाँ? क्या मतलब? मतलब ये, तुमने बोला कि उनके घर के एड्रेस वगैरह पता करने के लिए, दूर से ही, ताकि वो ठीक है कि नहीं ये जाननी है। मैंने पता किया, मैंने पता किया। वो अ, क्या बोलूँ मैं, रायज़ादा, ये है ना रायज़ादा कॉर्पोरेशन की सीईओ, क्या नाम था उनका? आरव 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 सिंह रायज़ादा। हाँ, आरव सिंह रायज़ादा। उसकी वाइफ़ है वो। ईवा को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता और कहती है, हाँ, मुझे पता है कि वो एक मैरिड वूमन थी। और बताओ आगे? हाँ,
लेकिन उसकी कोई भी इंफॉर्मेशन कहीं पर भी नहीं है, सिवाय इस बात की कि वो रज़ादा ख़ानदान की वाइफ थी, मतलब बहू थी, और वो आरव रज़ादा की वाइफ। लेकिन उसके बारे में कोई डिटेल है ही नहीं, समझ में नहीं आ रही है। अच्छा, ऐसे कैसे हो सकता है? कोई तस्वीर या कुछ तो होनी चाहिए ना, उसका नाम वगैरह कुछ। नहीं यार, यही तो मेन बात है ना। रहज़ादा, ये आरव रहज़ादा की वाइफ का नाम तक भी सामने नहीं है, उसका कोई डिटेल भी नहीं है। हमने ऑनलाइन भी सारी चीज़ें चेक की, यहाँ तक कि उनकी कंपनी को कंपनी का जो सिक्योरिटी सिस्टम है उसे भी हैक किया। हैक करने के बाद अंदर तक गए यार, कुछ नहीं मिला। ऐसा लग रहा है जैसे कि सिर्फ वाइफ की जगह पे कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं इन्फॉर्मेशन। ना ही उसकी कोई तस्वीर, ना कोई नाम। यार समझ में नहीं आ रही है कि ऐसे कैसे हो सकता है। ईवा कहती है इसमें समझने की क्या बात है, हाइड किया गया है ताकि उसे दुनिया से या तो छिपा के रखी जाए या फिर उसको इस दुनिया से गायब कर दी जाए। लेकिन मैं उन्हें ढूंढ कर रहूँगी, किसी भी कीमत पे ढूंढ के रहूँगी। आप जहाँ कहीं भी हैं, जैसी भी हैं, बस ठीक रहना, मैं आपको ढूंढ लूँगी। 1 मिनट 1 मिनट, तुमने बताया था उनका हस्बैंड, क्या हुआ उनको? मतलब कि वो वो उनसे बात की जा सकती है ना? तो ये विशाखा बताती है, किससे बात करोगी? जो इंसान मर चुका है उससे? क्या मतलब? मतलब ये कि उसकी मौत ऑलरेडी हो चुकी है, यहाँ तक कि उसकी सारे रिचुअल्स भी खत्म हो चुके हैं मरने के बाद के। ओह! और पता है मज़ेदार की बात ये है, इन सब में उसकी वाइफ शामिल ही नहीं थी। किसी ने उसकी वाइफ को देखा ही नहीं, किसी ने भी नहीं। जो भी उसके रिचुअल्स में मरने के बाद जो दाह संस्कार होती है उसमें गए हुए थे ना, उन्होंने कोई भी इन्फॉर्मेशन उन्हें नहीं दिया, कोई कुछ भी नहीं बताया कि उसकी वाइफ दिखती कैसी है, कौन है, कहाँ रहती है, उसका नाम क्या है। ऐसा लग रहा था जैसे कि उनके दिमाग से ही वो सारी चीज़ें डिलीट कर दी गई हो। हमने बहुत कोशिश की पता करने की, लेकिन कर नहीं पाए। यह जो है गहरी सांस लेती है और कहती है कुछ तो गलत हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है। वो सोफे पे बैठ जाती है, अपने सिर पे हाथ रख लेती है। उसकी आंखों के सामने नैरा के साथ मैसेज पे बिताए हुए पल, वो सांसें जो पूरी रात वो दोनों एक दूसरे के साथ सोए थे कॉलिंग के जरिए, उसकी आवाज़ जो दर्द से भरी रहती थी, वो सारी चीज़ें एक बार फिर से उसके दिमाग और दिल में जैसे मानो कि उभर कर सामने आ रही थी। और वो अंदर ही अंदर उसको तड़प फील होती है, एक बार फिर से बेचैनी फील होना स्टार्ट हो जाती है। अपने दिल पे हाथ रखती है और कहती है नहीं 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 नहीं, मैं आपको ढूंढ लूँगी, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं आपको ढूंढ लूँगी, आप जहाँ कहीं भी हो। इसी बीच में जो है वक्त निकल जाता है, डोरबेल की आवाज़ आती है। विशाखा जाके दरवाज़ा खोलती है तो वहाँ पे एक आदमी खड़ा था और उसको कहता है मैडम आपने जो मंगाया था वो एक पैकेट आगे बढ़ाता है और वहाँ से चला जाता है। दरवाजे को बंद करती है और वो ईवा की तरफ बढ़ाती है। ईवा उस पैकेट को लेती है और लेकर खोलती है, देखती है उसमें मोबाइल फ़ोन था। वो लेकर नयरा के पास जाती है और जाकर उसको देते हुए कहती है ये लीजिए आपके लिए। नयरा जो है, सॉरी, नयरा ही है लेकिन निया, निया जो है उस मोबाइल को देखती है और कहती ये इसकी क्या ज़रूरत थी, मैंने तो बस आपसे एक कॉलिंग करने के लिए मोबाइल मांगा था ना। तो ईवा कहती है देखिए आज के टाइम में मोबाइल रखनी बहुत ज़रूरी होती है, आपके पीछे लोग पड़े हुए हैं, ये मोबाइल काफ़ी एडवांस है, आप अपने पास रखिए। कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, आपको कॉल करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें पता चल जाएगी, इसमें ट्रैकिंग वगैरह सब कुछ है, हम बड़े आसानी से आप तक पहुंच जाएंगे और आपकी रक्षा भी कर देंगे। बस आप अपनी सेहत का ध्यान रखिए। और किरण, किरण, हाँ हाँ दीदी, किरण, आप ये इस दीदी का ध्यान रखना, ठीक है, इनका अच्छे से ख्याल रखना। जी दीदी आप चिंता मत कीजिए, ठीक है। ये बोलकर वो मोबाइल जो वहाँ पे देती है और वो वहाँ से चली जाती है। नायरा जो है उस मोबाइल को लेती है और लेने के बाद सारी सिम वगैरह डाल के सेटअप करती है और करने के बाद वो एक मैसेंजर एक मैसेंजर को लॉगिन करती है। लॉगिन करने के बाद उस चीज़ को देखने लगती है। हाँ, ये वही मैसेंजर बॉक्स था जहाँ पे वो ईवा से चैटिंग किया करती थी। वो उस जगह को देखती है और देखते हुए मन ही मन कहती है सुकून, कहाँ हो तुम,
उस मैसेंजर बॉक्स को खोलती है और खोलने के बाद बहुत देर तक देखती है और देखते ही वो एक मैसेज टाइप करती है। ईवा। जैसे ही ईवा हॉल में पहुंचती है उसकी मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आता है। अपने मोबाइल को हाथ में लेती है और जैसे ही उसे अनलॉक करती है और उस नोटिफिकेशन पे टच करती है, मैसेज को देखती है ना, उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। उसकी आंखों में एक सुकून, एक राहत, एक शांति नजर आने लगती है। हाँ सो गाइस, आपको ये एपिसोड कैसी लगी? अगर आपको स्टोरी पसंद आ रही है, एपिसोड पसंद आई, तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दें। और आगे क्या होगी सब जानेंगे आने वाले एपिसोड में। और ये नायरा जो अपना नाम बदल के निया बताया है, तो ये दोनों कब एक दूसरे के सामने आएंगे कब इन्हें पता चलेगी कि जिससे वो बात करते हैं वही है। और क्या नायरा सच में प्रेग्नेंट हो जाएगी? सब जानेंगे आने वाले एपिसोड में। वैसे मुझे पता है कि मेरी आवाज़ थोड़ी सी इसमें डिफरेंट रहेगी क्योंकि ये रिकॉर्डिंग मोबाइल से की गई है। एक्चुअली क्या है ना, कभी कभी ना चीज़ें बिना बताए साथ छोड़ देती हैं। मेरा भी शायद माइक जो है नाराज़ हो गया है, कुछ दिनों से बहुत प्रॉब्लम दे रहा है, इसीलिए फ़िलहाल मोबाइल से रिकॉर्डिंग करनी पड़ी। सोच रही हूँ एक अच्छा सा वायरलेस माइक ले लूँ जिससे आवाज़ भी क्लियर आए और आप सबको सुनने में सुकून मिले। पर मैंने देखा था कम से कम 7 से 8 हज़ार तक तो लगने वाले हैं, इसीलिए थोड़ा वक्त लगेगा। तब तक आप लोग बस इसी आवाज़ से अपना समझ कर सुनते रहना, क्योंकि कहानियाँ तो दिल से निकलती हैं, माइक तो बस एक ज़रिया होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।